नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सर। आज है 10 जुलाई 2022 और 10 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सब को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल पैनल में कितने वर्ष के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ऑप्शन 1 है 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन 2 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन 3 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन 4 3 वर्ष के लिए। तो भारत यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल पैनल में 4 वर्ष के लिए निर्वाचित हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल पैनल में भारत कितने वर्ष के लिए? तो 4 वर्ष के लिए इलेक्टेड हो गया है। और यूनेस्को के बारे में जानकारी देखें तो यूनेस्को की स्थापना हुई है 1945 में। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है यूनेस्को का, और इस समय पे इसकी जो हेड हैं ये हैं आंद्रे अजोले, और ये एक महिला हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन 1 संजीव बजाज, ऑप्शन 2 संजीव पुरी, ऑप्शन 3 आर दिनेश, ऑप्शन 4 दिनेश खारा। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आर दिनेश, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष डेजिग्नेट हुए हैं यानी प्रेसिडेंट आर दिनेश हैं ये, ठीक है जी। और CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई है 1895 में, लगभग 127 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गीता गोपीनाथ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकारों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली कौन सी महिला हैं? ऑप्शन 1 पहली, ऑप्शन 2 दूसरी, ऑप्शन 3 पाँचवीं, ऑप्शन 4 तीसरी। तो गीता गोपीनाथ IMF के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकारों की दीवार पर यानी वॉल पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो गीता गोपीनाथ, इनका संबंध भारत से है और महिला पहली हैं, और ये दूसरी भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनसे पहले कौन भारतीय हैं जो IMF की इस दीवार पर प्रदर्शित हो चुके हैं? तो वो हैं रघुराम राजन। और रघुराम राजन कौन है? तो ये एक अर्थशास्त्री हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है जी। तो गीता गोपीनाथ बनी है IMF की पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकारों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं। रघुराम राजन भी इससे पहले इस दीवार पर प्रदर्शित हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी द्वारा स्वनिधि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन 1 है नई दिल्ली में, ऑप्शन 2 लखनऊ में, ऑप्शन 3 भोपाल में, ऑप्शन 4 मुंबई में। तो हरदीप पुरी जी द्वारा इसका जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय हरदीप पुरी जी के पास है, और इन्होंने ही इसका यहाँ पे लॉन्च किया है। कौन सा? तो स्वनिधि महोत्सव। अब ये स्वनिधि योजना क्या है? तो स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है 1 जून 2020 में, और ये जो योजना है वो स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है जी, यानी लोन देती है स्वनिधि योजना। स्ट्रीट वेंडर्स कौन? जो सड़क के दोनों तरफ जो रेडी लगाते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, तो उनके लिए लोन देने का काम करती है स्वनिधि योजना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 7 जुलाई 2022 को किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई? ऑप्शन 1 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 असम, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है अभी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। तो 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ ने अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है वो जारी कर दी है। इसका उद्देश्य क्या है कि पेट्रोल और डीजल से जो वाहन चलते हैं उनको रिप्लेस करना है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल से, यानी कि अब वो चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल के वाहनों को धीरे धीरे
रिप्लेस करके उनकी जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएं, जिससे पॉल्यूशन को कम करने में मदद प्राप्त होगी। इस समय पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं ये भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन लगातार 13 T20 मैच जीतने वाला पहला कप्तान बना है? ऑप्शन 1 विराट कोहली, ऑप्शन 2 रोहित शर्मा, ऑप्शन 3 इयान मोर्गन, ऑप्शन 4 जो रूट। तो 13 T20 मैच जीतने वाला पहला कप्तान बना है, ये है भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और T20 फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ भी देख सकते हैं कि रोहित शर्मा ने 13 मैच जीत के ये रिकॉर्ड बना दिया है कि ये पहले कप्तान हैं जिसने लगातार 13 T20 मैच जीते हैं। ठीक है जी, और ये जो 13वां जो मैच है, इन्होंने 7 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच हुआ था T20, अभी सीरीज चल रही है, उसमें पहला मैच जीतने के बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन 1 है वियतनाम, ऑप्शन 2 है जापान, ऑप्शन 3 है चीन, ऑप्शन 4 है नेपाल। तो जापान के प्रधानमंत्री हैं ये पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जिनकी एक सिरफिरे ने गोली मार के हत्या कर दी है, और हत्या भी उसने सेल्फ मेड बंदूक से की है, यानी कि बंदूक भी उसने खुद ही बनाई है क्योंकि जापान में बंदूक प्राप्त करना या लाइसेंस प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है जी, चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो शिंजो अबे जो हैं वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और कब से कब तक? तो 2005 से 2006 के बीच में रहे हैं, और 2012 से और 2020 के बीच में भी रहे हैं, और ये जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं, यानी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं शिंजो अबे। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है जापान के? तो ये हैं फूमियो किशिदा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नए उपचुनाव आयुक्त यानी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन 1 RK गुप्ता, ऑप्शन 2 राजीव कुमार, ऑप्शन 3 T श्रीकांत, ऑप्शन 4 सुशील चंद्रा। तो नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ये हैं RK गुप्ता, ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है सही है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो RK गुप्ता बनेंगे नए और डिप्टी कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। तो T श्रीकांत का इन्होंने स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। और चुनाव आयोग कैसी संस्था है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक संस्था है, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में इसका प्रोविजन है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस समय पे कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिशन कुशल कर्मी योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 गुजरात। तो मिशन कुशल कर्मी योजना की शुरुआत दिल्ली राज्य सरकार द्वारा की गई है, और इसको लॉन्च किया है दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया द्वारा। ठीक है जी, चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। यह योजना क्या है? तो ये योजना ये है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं, उनको ये स्किल देगी, यानी कौशल प्रदान किया जाएगा। ठीक है जी, और दिल्ली के इस समय पर चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं अरविंद केजरीवाल, और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन है? तो ये हैं विनय कुमार सक्सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। तो 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बना है, ये है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अभी प्रधानमंत्री क्या है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस का जो उद्घाटन है वो 16 जुलाई को करेंगे, और ये 13वां एक्सप्रेस वे होगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है जी, जो बन गए हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये पहला राज्य बन गया है इस मामले में उत्तर प्रदेश, जहाँ 13 एक्सप्रेस वे बन गए हैं या बन रहे हैं। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में भी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी होगी? तो ये
96 किलोमीटर होगी। और ये कहाँ से जाएगा, तो ये चित्रकूट से होते हुए बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से गुजरेगा, यानी कि इन ज़िलों से ये गुजरेगा। एक बात और आपको ये यहाँ याद रखनी है, एक्सप्रेसवे के नेटवर्क में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यानी सबसे बड़ा नेटवर्क एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश में है। ठीक है जी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।